हेलो डीसी फैमिली, वेलकम टू लॉ जीएनजी। तो देखिए, लास्ट टर्न पर हम लोगों ने कंपनीज एक्ट स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि कंपनीज एक्ट बिल्कुल वैसे ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंपॉर्टेंट है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने जितना भी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था, लास्ट क्लास में किया था, उतना आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है शेयर। अब शेयर की मीनिंग क्या होती है? अब देखो, शेयर को शेयर क्यों बोला जाता है? देखिए, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी इनकॉर्पोरेट क्यों हुई है? बिजनेस करने के लिए। बिजनेस के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, यानी कि कैपिटल चाहिए। अब कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी के पास में पैसा कहां से आएगा? तो कंपनी फंड्स को रेज करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, कंपनी अपनी कैपिटल को शेयर करती है दूसरों के साथ में, उसको बोला जाता है शेयर। तो यहां पर कंपनी पब्लिक के साथ में, अपने मेंबर्स के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसी कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है शेयर। तो शेयर कितने तरह के होते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग में आते हैं कि शेयर की मीनिंग क्या होती है। शेयर इज अ यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी शेयर कैपिटल। अब देखो, कंपनी अपनी कैपिटल को दूसरों के साथ में शेयर कर रही है और भाई जिसकी कैपिटल लगी होती है वही तो कंपनी का ओनर होता है। तो अगर देखिए, अगर वैसे देखा जाए तो कंपनी का कोई भी ओनर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी अपने आप में ही एक अलग पर्सनैलिटी होती है, कंपनी अपने आप में ही एक अलग एंटिटी होती है। लेकिन अगर टेक्निकल बेसिस पर देखिए तो जिसका पैसा लगा होता है बिजनेस में, वही तो मालिक होता है, वही तो ओनर होता है। और पैसा किसका लगा रहता है? पैसा लगा होता है शेयर होल्डर का। तो बेसिकली जो शेयर इंस्ट्रूमेंट है, जो शेयर का डॉक्यूमेंट है, वो क्या डिफाइन करता है? वो ओनरशिप को डिफाइन करता है कि भाई जिसके पास में भी शेयर्स हैं वो उतने हिस्से का कंपनी का मालिक होगा। तो इसी वजह से यहां पे लिखा हुआ है शेयर इज अ यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी शेयर कैपिटल। It represents a fractional part of the company's capital and defines the extent of ownership of a shareholder। अभी देखिए, मैंने आपको बताया कि जितना पैसा आपका लगा हुआ है उतने हिस्से के आप कंपनी के ओनर हो। तो शेयर सर्टिफिकेट यही रिप्रेजेंट करता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, शेयर मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। तो देखिए, शेयर का मतलब यही है कि कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को दूसरों के साथ में शेयर करती है, इस वजह से इसको शेयर बोला जाता है। देखिए, अब जो कंपनी की जो टोटल कैपिटल डिवाइडेड होती है, स्मॉल इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ शेयर। अब देखिए, जैसे सपोज करिए कि कंपनी की 1 लाख रुपए की कैपिटल है। कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल है या जो कंपनी की इशूड कैपिटल है वो 1 लाख की है। अब 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए को कैसे लिखा जाएगा? 1 लाख रुपए को लिखा जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स में इनटू प्राइस। अब जैसे मान लीजिए कि नंबर ऑफ शेयर हो गए 10,000 और प्राइस कितना हो गया? 10 रुपए। यानी कंपनी ने अपनी कैपिटल को डिवाइड कर दिया है 10,000 पार्ट्स में। अब जिसके पास में 1 शेयर होगा, किसी के पास में 2 शेयर होंगे, किसी के पास में 10 शेयर होंगे, किसी के पास में 100 शेयर होंगे, किसी के पास में 500 शेयर्स होंगे। तो वो उतने उतने हिस्से का ओनर बन जाता है कंपनी में। तो वही चीज यहां पर मेंशन है कि जो कंपनी की टोटल कैपिटल है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड होती है, उसी को बोला जाता है शेयर। द पर्सन हु होल्ड्स वन और मोर शेयर इज नोन एज शेयर होल्डर और मेंबर ऑफ द कंपनी। बिल्कुल, अगर आपके पास में एक सिंगल शेयर भी है तो भी आप कंपनी के ओनर माने जाओगे उतने हिस्से के, तो भी आप कंपनी के शेयर होल्डर माने जाओगे, तो भी आप कंपनी के मेंबर माने जाओगे। देखिए, अभी फिलहाल के लिए जब तक आप फाउंडेशन में हो तब तक के लिए मान करके चलो कि मेंबर और शेयर होल्डर दोनों एक ही होते हैं। जब आप सीए इंटर में आ जाओगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि कुछ कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर शेयर होल्डर और मेंबर दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आप यही मान करके चलो कि मेंबर्स एंड शेयर होल्डर बोथ आर सेम। और अगर एग्जाम में लिख करके भी आओगे ना तो भी वो गलत नहीं होगा, क्योंकि हर एक चीज के एक्सेप्शंस होते हैं। तो कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर मेंबरशिप और शेयर होल्डिंग ये दोनों अलग अलग हो जाती हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग यही मान करके चलते हैं। एग्जांपल देखते हैं। इफ अ कंपनी हैज 10 लाख कैपिटल डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सेम वही है जो मैंने आपको बताया, ईच शेयर इज इक्वल टू 10 रुपीज। बेटा इसको क्या बोलेंगे? इसको बोला जाता है फेस वैल्यू। इफ यू बाय 1000 शेयर्स यू ओन 10,000 वर्थ ऑफ द कंपनी। आगे देखते हैं। अब देखिए, नेचर ऑफ शेयर। अब शेयर का नेचर क्या होता है? शेयर बिल्कुल मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें शेयर को भी इंक्लूड किया गया है। तो शेयर को मूवेबल प्रॉपर्टी भी माना गया है। एज पर सेक्शन 44 ऑफ द कंपनीज एक्ट, शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल एज पर
कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बिल्कुल शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, उसको आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है, बस उसके लिए टर्म्स और कंडीशंस लिखी होती हैं एओए में, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। उन टर्म्स और कंडीशन को फॉलो करके कंपनी के शेयर्स को आसानी से ट्रांसफर किया जाता है। शेयर होता है एविडेंस ऑफ ओनरशिप, बिल्कुल अगर आपके पास में शेयर्स हैं, जिसका नाम शेयर सर्टिफिकेट में लिखा है, वो उतने हिस्से का कंपनी का ओनर माना जाता है। देखिए, द शेयर सर्टिफिकेट इज प्राइमा फेसी एविडेंस दैट द पर्सन नेम्ड इज द ओनर ऑफ दोस शेयर्स। डिस्टिंक्ट फ्रॉम कंपनी, अ शेयर होल्डर इज नॉट द ओनर ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। बिल्कुल देखिए, कंपनी तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी की जो प्रॉपर्टी होगी वो कंपनी की ही कहलाएगी। आपके पास में भले ही शेयर्स हैं, आप भले ही कंपनी के मेंबर हो, लेकिन आप कंपनी की एसेट, कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते हो। आपके पैसे से कंपनी बिजनेस कर रही है, राइट, तो कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की ही होगी। तो यहां पर भले ही आपके पास में शेयर्स हैं, लेकिन आप कंपनी की प्रॉपर्टी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ओनरशिप रिमेन्स विद द कंपनी एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। बंडल ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया शेयर होता क्या है। शेयर बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। शेयर क्या होता है? शेयर बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन कंपनी एंड शेयर होल्डर, राइट। तो अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स और कंडीशंस होती हैं, राइट्स होते हैं, ऑब्लिगेशंस होती हैं, उसी तरीके से शेयर्स में भी शेयर होल्डर के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं। ऑब्लिगेशन कैसी होगी? जैसे अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर की ऑब्लिगेशन होगी, लिमिटेड बाय गारंटी है तो वाइंड अप के समय में पैसा देना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी किस तरीके की है। तो मेंबर की लायबिलिटी भी होती है और राइट्स भी होते हैं। राइट क्या होते हैं? वोटिंग राइट होते हैं। कंपनी को अगर प्रॉफिट हुआ है तो डिविडेंड को लेकर के राइट होगा। देखते हैं, each share gives the holder certain rights, example voting, dividend, and imposes certain liabilities, example to pay unpaid amount. क्लासेस ऑफ शेयर, अब देखो शेयर होते कितने तरीके के हैं। तो बेटा अगर वैसे देखो तो शेयर दो तरीके के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर के भी अलग टाइप होते हैं और प्रेफरेंस शेयर के भी अलग टाइप होते हैं। आगे देखते हैं इसको। अब देखिए, सबसे पहले आता है इक्विटी शेयर। ये जो इक्विटी शेयर्स होते हैं ना, ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, यही कंपनी के रियल ओनर माने जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल होती है कंपनी के लिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल क्यों होती है? कंपनी ने अगर इक्विटी शेयर्स इशू किए तो इक्विटी शेयर्स कभी भी रिडीम नहीं होंगे। अगर कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किए तो उसका जो पैसा आएगा ना कंपनी के पास में, वो लॉन्ग टर्म अमाउंट होगा, वो कंपनी को कभी भी वापस नहीं करना होता है। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स तो वो ऑलवेज रिडीमेबल होंगे, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो उनका पैसा वापस करना पड़ेगा, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा वापस नहीं किया जाता। इस वजह से ये कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल होती है। देखिए, इक्विटी शेयर्स आर दोज विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर, दे रिप्रेजेंट ओनरशिप एंड कैरी वोटिंग राइट्स इन कंपनीज मैटर। अब ये इक्विटी शेयर होल्डर ही कंपनी के रियल ओनर माने जाते हैं। तो कंपनी के जितना भी सब्जेक्ट मैटर है, जो भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज होती हैं, वो इन्हीं के पास में होती हैं। कंपनी को कुछ भी काम करना है, कंपनी की जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास होना है या कुछ भी इस तरीके के काम होने हैं, तो उसमें जो उसको लेकर के जो वोटिंग राइट्स होंगे, वोटिंग राइट्स हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर के पास में होंगे। हालांकि कुछ सिचुएशंस होती हैं जहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास में भी वोटिंग राइट्स आ जाते हैं, उसको भी हम लोग आगे देखते हैं। फीचर्स, वोटिंग राइट्स देखिए, फुल वोटिंग राइट्स इन जनरल मीटिंग, वेरिएबल डिविडेंड। देखिए, अगर कंपनी, पहली बात तो ये कि कोई भी शेयर होल्डर डिविडेंड क्लेम नहीं कर सकता, डिविडेंड मांग नहीं सकता, ये कंपनी की डिस्क्रिशनरी पावर है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं और शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं डिविडेंड देने के लिए, ठीक। लेकिन अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो सबसे पहले जो डिविडेंड मिलेगा वो किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, क्योंकि उनको हमेशा प्रेफरेंस दिया जाता है। उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा और इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड होगा वो वेरिएबल हो सकता है, वो फिक्स नहीं होगा कि इतना ही डिविडेंड दिया जाना है, कभी कम कभी ज्यादा। देखिए, वेरिएबल डिविडेंड पेड ओनली आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अमाउंट डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट। रिस्क, बिल्कुल इक्विटी शेयर्स में रिस्क ज्यादा होता है। कंपनी गई, आपका पैसा गया, कंपनी गई, आपका पैसा गया। जब कंपनी वाइंड अप होगी ना, सबसे आखिरी में, हालांकि 99% केसेस में कुछ बचता नहीं है, लेकिन अगर कुछ बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, अदरवाइज इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिलता है। तो हाई रिस्क होता है इक्विटी शेयर्स में, लेकिन हाई रिटर्न भी होता है। क्यों? क्योंकि जहां पर जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट के भी होंगे। इक्विटी शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में उसकी ट्रेडिंग होती है, स्टॉक एक्सचेंज में उसका प्राइस भी बहुत बढ़ता है। कोई शेयर हो सकता है 10 रुपए का हो, 5 साल बाद वो 5,000 रुपए का पहुंच जाए, कोई कुछ नहीं बता सकता।
बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके शेयर का प्राइस कभी बहुत कम था, अचानक से बहुत हाइप हो गया। तो इक्विटी शेयर्स रिस्की होते हैं, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में चूंकि लिस्टेड होते हैं, अच्छी कंपनी है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बिजनेस अच्छा कर रही है, सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रही है, सारे कंप्लायंसेस को फॉलो कर रही है, तो इक्विटी शेयर्स में हाई रिटर्न्स भी मिलते हैं। Residual claim on winding up they get remaining asset after all liabilities and preference shareholders are paid। जैसा कि मैंने बताया, सबसे आखिरी में इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा अगर कुछ बचा तो। 99% केसेस में कुछ भी नहीं बचता। अब देखिए, इक्विटी शेयर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है विद वोटिंग राइट, एक होता है डीवीआर। तो देखो, इक्विटी शेयर दो तरीके से होते हैं, इसको यहां पर देख लेते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहले इक्विटी शेयर्स को इक्विटी शेयर्स विद इक्वल राइट, और एक होता है डीवीआर। ठीक, इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट का मतलब क्या है कि सबके पास में बराबर बराबर वोटिंग राइट है। अगर आपके पास में 10 शेयर हैं, आपके पास में 100 शेयर हैं, किसी के पास में 1000 शेयर है, तो सबके पास में बराबर बराबर वोटिंग राइट होंगे। इसको बोला जाता है इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट। डीवीआर का मतलब क्या होता है? इंडिया में टाटा मोटर्स पहली कंपनी थी जिसने डीवीआर इशू किए, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। डीवीआर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं हायर वोटिंग राइट और एक होते हैं लोअर वोटिंग राइट। डीवीआर का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका से आया। सबसे पहले डीवीआर पूरी दुनिया में अमेरिका में इशू किए गए, अमेरिका से इंडिया में इसका कॉन्सेप्ट आया, लेकिन इंडिया में केवल और केवल लोअर वोटिंग राइट्स का कॉन्सेप्ट आया। हायर वोटिंग राइट्स वाला कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं है, ये अमेरिका में एप्लीकेबल होता है, राइट। तो सबसे पहले तो देखेंगे डीवीआर का मतलब लोअर वोटिंग राइट। लोअर वोटिंग राइट होंगे। अब लोअर वोटिंग राइट कैसे होंगे? लोअर वोटिंग राइट ऐसे होंगे बेटा कि कंपनी एक तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। जैसे अगर आपके पास में 100 शेयर्स हैं, ये 100 शेयर्स मैंने एग्जांपल के तौर पे लिए हैं, राइट। 100 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, जितना कंपनी चाहे उतना कर सकती है। कंपनी ने बोला कि अगर आपके पास में 100 शेयर्स हैं तभी आपको वोटिंग राइट मिलेगा। तो इसका मतलब अब जितने ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास में 100 से कम शेयर्स हैं, उनके पास में वोटिंग राइट नहीं होगा। अगर आपको वोटिंग राइट चाहिए तो आपको 100 से ज़्यादा शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, और इंडिया में अगर शेयर का प्राइस महंगा है तो 100 शेयर्स खरीदना मुश्किल होता है। नॉर्मली लोग 30, 40, 50 शेयर्स खरीदते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से देखो तो कंपनी क्या कर रही है? आपके वोटिंग राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। अब अगर वोटिंग राइट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है तो कंपनी अगर आपसे कुछ ले रही है तो आपको कुछ देगी भी। देगी क्या? कंपनी यहाँ पर इन लोगों को हाई डिविडेंड देती है। जैसे टाटा मोटर्स ने जब डिविडेंड अनाउंस किया तो जो नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर थे उनको दिया 1%, और जो डीवीआर होल्डर थे उनको दिया 6%, 6 गुना ज्यादा डिविडेंड। अगर कंपनी आपसे कुछ ले रही है तो कंपनी आपके वोटिंग राइट्स को कॉम्पनसेट भी करती है एक्स्ट्रा डिविडेंड देकर के। डीवीआर कंपनी का मन होता है कि कंपनी में एग्रेसिव इन्वेस्टर जुड़े। एग्रेसिव इन्वेस्टर का मतलब क्या हुआ? एग्रेसिव इन्वेस्टर का मतलब जो कंपनी के बिजनेस में अपनी नाक ना लड़ाए, उसको केवल मुनाफे से मतलब हो कि यार मुनाफा मुझे मिलना चाहिए। ऐसे इन्वेस्टर्स को बोला जाता है एग्रेसिव इन्वेस्टर। वो कंपनी के बिजनेस में दिमाग नहीं लगाते हैं, और कंपनी भी ऐसे ही इन्वेस्टर्स को चाहती है। तो ऐसी कंपनीज के लिए डीवीआर होते हैं। डीवीआर होल्डर्स के पास में क्या होता है? एक्स्ट्रा डिविडेंड मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वोटिंग राइट नहीं भी मिल रहे हैं, तो क्या हुआ? वोटिंग राइट हमेशा, वोटिंग राइट का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है। क्योंकि कंपनी कई बार होता है कि अब जैसे मान लीजिए कोई शेयर होल्डर है, उसका ग्रोसरी का बिजनेस है, राइट। अब उसने फार्मास्यूटिकल कंपनी के शेयर्स लेकर के रखे हुए हैं। अब फार्मास्यूटिकल कंपनी को एक साउथ अफ्रीका में अपनी एक फैक्ट्री डालनी है, उसके लिए रिजोल्यूशन पास करा रही है, उसके लिए वोटिंग राइट्स मंगवाए गए, उससे बोला गया भाई सब लोग वोट डालो, डिसाइड करो कि साउथ अफ्रीका में फैक्ट्री डालनी। अब एक ग्रोसरी स्टोर वाला फार्मास्यूटिकल बिजनेस को क्या ही समझेगा? मेरी बात समझ में आई? तो कई बार ऐसा होता है कि ये वोटिंग के चक्कर में कंपनी का काम बिगड़ जाता है। तो कंपनी क्या सोचती है? कंपनी सोचती है यार एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, ऐसा इन्वेस्टर हो जो बिजनेस में अपनी नाक ना लड़ाए, उसको केवल मुनाफे से मतलब हो, तो उनके लिए होते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट। आई होप आपको डीवीआर का मतलब अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं देखिए, Capital and Debenture Rules 2014 example, if a company earns huge profit, equity shareholders may get higher dividend. If there is loss, they may get nothing. बिल्कुल, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं बेटा, वो डिविडेंड की डिमांड कभी भी नहीं कर सकते हैं। अगर कंपनी को बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हुए हैं तो कंपनी अगर चाहे तो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, और डिविडेंड डिक्लेयर किया तो मिलेगा, लॉस हुआ तो उनको कुछ भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट पर ही दिया जाता है, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर हो। अब प्रेफरेंस शेयर देखते हैं।
प्रेफरेंस, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इनको हमेशा प्रेफरेंस दिया जाएगा। किस चीज में प्रेफरेंस दिया जाएगा? इनको दो चीजों में प्रेफरेंस दिया जाता है, एक तो डिविडेंड के केस में मैंने आपको भी बताया, और दूसरा रीपेमेंट में। दूसरा रीपेमेंट में इनको डिविडेंड दिया जाता है यानी कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ और कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया तो कंपनी पहले डिविडेंड किसको देगी? इनको देगी, और इनका जो डिविडेंड होता है वो फिक्स्ड होता है, इनका डिविडेंड फिक्स होगा। दूसरा, जब कंपनी बंद होगी, वाइंड अप होगी, तो वाइंड अप में प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? प्रायोरिटी हमेशा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दी जाएगी। इसी वजह से इसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं, सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। देखिए, प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज विच कैरी preferential rights, right to receive dividend before equity shareholders and right to repayment of capital in winding up before equity shareholder। तो इनको हमेशा प्रेफरेंस दिया जाता है। फीचर्स इनका डिविडेंड फिक्स होता है, चाहे वो परसेंटेज में हो चाहे वो वैल्यू के फॉर्म में हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 8%, 10%, ये भी हो सकता है कि कंपनी ने बोला हम 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देंगे या 1 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देंगे। तो इनका डिविडेंड जो है वो वैल्यू में भी फिक्स हो सकता है और परसेंटेज में भी हो सकता है। प्रायोरिटी इन डिविडेंड पेमेंट, प्रायोरिटी इन कैपिटल रीपेमेंट, जनरली नो वोटिंग राइट। इनको नॉर्मली वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने जब आपको होल्डिंग और सब्सिडरी वाला बताया था तो वोटिंग पावर का मतलब बताया था। वोटिंग पावर का मतलब मैंने क्या बताया था कि इक्विटी शेयर्स तो लिए ही जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर्स तब लिए जाएंगे अगर कंपनी ने 2 साल या 2 साल से ज्यादा का समय हो गया और कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास में भी वही राइट आ जाते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में होते हैं, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी वोटिंग पे एक्सरसाइज कर सकता है। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस, एग्जांपल व्हेन डिविडेंड नॉट पेड फॉर 2 years। लेस रिस्की देन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर से कम रिस्की होते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, प्रेफरेंस शेयर्स हमेशा रिडीमेबल होंगे। इंडिया में इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स प्रोहिबिटेड है। इंडिया में कोई भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर ही नहीं सकती है। तो प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलवेज रिडीमेबल, तो हमेशा रिडीमेबल होते हैं, तो शेयर होल्डर को नॉर्मली उनका पैसा वापस मिल जाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों डॉक्यूमेंट के बिना कंपनी कभी भी इनकॉर्पोरेट हो ही नहीं सकती। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बोला जाता है चार्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमेशा सबऑर्डिनेट होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ? सबऑर्डिनेट का मतलब हुआ कि अगर इन दोनों में कभी भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा तो प्रायोरिटी हमेशा किसको दी जाएगी? प्रायोरिटी हमेशा दी जाती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी बोलते हैं, तो कंपनी कभी भी इसके बाहर जाकर के कोई काम कर ही नहीं सकती। अगर इसके बाहर जाकर के कंपनी ने कोई भी काम किया तो वो पूरी तरीके से वॉइड होगा। देखते हैं एक बार Memorandum of Association. The Memorandum of Association is the charter document of company. It defines the scope, powers and objective of the company and determines the relationship between the company and outside the world. देखो, जो Memorandum of Association होता है ना, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। और अगर कोई भी पर्सन कंपनी को गुड्स सप्लाई कर रहा हो, यानी कि कंपनी के जितने भी क्रेडिटर्स हैं, कंपनी के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी में, भाई वो कंपनी को जब तक जानेगा नहीं तब तक कंपनी को उधार सामान कैसे देगा, तब तक कंपनी को लोन कैसे मिलेगा, तब तक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। तो कोई भी पर्सन, कोई भी आउटसाइडर अगर कंपनी से कभी भी रिलेशन को क्रिएट करने के लिए जा रहा है तो वो ये मान करके चला जाता है कि उसने, चूंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट है, बहुत ही नॉमिनल फीस पे करके आप किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ले सकते हैं। तो मान करके चला जाता है कि उसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा होगा, उसने कंपनी के बारे में सब कुछ जान लिया होगा, कंपनी की कैपिटल कितनी है, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी है, तमाम तरीके की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ मेमोरेंडम में मेंशन होती है। तो उसने मेमोरेंडम को अच्छे से पढ़ा होगा और सोच समझ करके वो कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा होगा। इसी वजह से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली आउटसाइडर्स के लिए होता है, ताकि कोई भी पर्सन कंपनी के साथ में कोई भी रिलेशन क्रिएट करने से पहले कंपनी को अच्छी तरीके से समझ सके। आगे देखिए इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 56 में दी हुई है। मेमोरेंडम मींस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ कंपनी लॉ ऑफ और ऑफ दिस एक्ट। अब देखो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना लिया तो उसके बाद जिंदगी भर आपको यही ढोना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जब जरूरत पड़े
तब आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। इवन अगर कोई पुरानी कंपनी थी जो कंपनीज एक्ट 2013 के आने से पहले इनकॉर्पोरेट हुई थी, ठीक है, तो वो भी क्या करेगी, वो अब अपने मेमोरेंडम को चेंज करेगी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस किए जा सकते हैं, और चेंजेस करने का प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है। ये प्रोसीजर आप सीए इंटर में पढ़ने वाले हो। देखिए, इन सिंपल वर्ड्स, MOA इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी दैट लेज डाउन द मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्सटेंट ऑफ पावर एंड लिमिटेशंस ऑफ द कंपनीज एक्टिविटी। कंपनी की क्या पावर्स होती हैं, कंपनी की क्या लिमिटेशंस होती हैं, ये सारी की सारी चीजें मेमोरेंडम में मेंशन होती है। विदाउट MOA अ कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड, और मेमोरेंडम के बिना कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो ही नहीं सकती। देखिए, पर्पस ऑफ MOA सेम वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताया। इट डिफाइंस द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। कंपनी का स्कोप क्या है, कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, क्या क्या काम नहीं कर सकती, ये सारी चीजें होती हैं मेमोरेंडम में। इट इन्फॉर्म्स आउटसाइडर व्हाट द कंपनी इज परमिटेड टू डू। ये बेसिकली आउटसाइडर्स के लिए होता है, ताकि आउटसाइडर्स को पता चले कि कंपनी क्या क्या काम कर सकती है। इट प्रोटेक्ट शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर बाय एंश्योरिंग द कंपनी एक्ट्स ओनली विद इन इट्स पावर। बिल्कुल, ये शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर को बेसिकली एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। कैसा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं भाई? पब्लिक डॉक्यूमेंट है, अगर हमें कंपनी के साथ कोई भी रिलेशन क्रिएट करना है तो हम पहले इसको पढ़ेंगे, और इसको पढ़ने के बाद में कंपनी के साथ में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हमको करना है वो हम कर सकते हैं। इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखिए, इसके फॉर्म्स हैं, ठीक है, कुछ इसके फॉर्मेट ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर जिस टाइप की आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो उस टाइप के फॉर्म को आप अडॉप्ट भी कर सकते हो। तो देखिए, टेबल ए से लेकर के ई तक, ABCDE, ये शेड्यूल 1 में दी गई हैं इसकी टेबल्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। देखिए, अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो कंटेंट हैं वो क्या होते हैं? ये क्लॉजेस में डिवाइड होता है, राइट। सबसे पहले आता है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में कंपनी का नाम लिखा होगा, उसमें लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, ये मेंशन होता है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कंपनी कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड हुई है उस स्टेट का नाम, केवल और केवल स्टेट का नाम होता है बेटा, कंपनी का पूरा एड्रेस नहीं होता है, केवल और केवल स्टेट का नाम मेंशन होता है। उस स्टेट का नाम मेंशन होता है जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस यानी कि हेड ऑफिस सिचुएटेड है। ऑब्जेक्ट क्लॉज सबसे बड़ा क्लॉज होता है, कंपनी क्या क्या काम करेगी, कंपनी की क्या कैपेसिटी होने वाली है, कंपनी किस पर्पस के लिए बनाई गई है, वो सारी चीजें लिखी रहती हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज में। और इसके बाहर जाकर के कंपनी कोई भी काम नहीं कर सकती। अगर इसके बाहर जाकर के कंपनी ने कोई भी काम किया तो फिर वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स अप्लाई होगी। लाइबिलिटी क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज में मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसे रहने वाली है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, तो यहां पर ये लिखा रहता है। कैपिटल क्लॉज, कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल कह लीजिए, नॉमिनल कैपिटल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो कंपनी की ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड नॉमिनल कैपिटल वो इसमें मेंशन होती है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज, अभी सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है जो कंपनी के पहले मेंबर बन रहे हैं, ठीक है, वो अपना नाम, अपना एड्रेस, अपने पर्टिकुलर्स मेंशन करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज में जो कंपनी के फर्स्ट मेंबर्स होते हैं जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करते हैं, अगर प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 होंगे, पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 7 होंगे। उनका नाम, उनका एड्रेस, उनके सिग्नेचर, ये सारी चीजें होती हैं। एसोसिएशन क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज में जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो बेसिकली डिक्लेरेशन करते हैं। क्या डिक्लेरेशन करते हैं? वो डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि भाई हम लोगों ने अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, सब कुछ, सारे पर्टिकुलर सब कुछ सही दिए हैं, और हम लोग मिल करके एक कंपनी को फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक डिक्लेरेशन होती है सब्सक्राइबर्स की कि वो लोग कंपनी को फॉर्म कर रहे हैं। और बेसिकली मोस्टली केसेस में ये वाला क्लॉज इस वाले क्लॉज के साथ में मर्ज होता है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज, राइट। आगे देखते हैं। अब डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर, बेटा 3 डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इनमें से 3 में से एक आपको मिलने वाली है, चाहे वो डायरेक्ट पूछी जाए, चाहे वो केस लॉ के फॉर्म में पूछी जाए, लेकिन आएगी जरूर। तो ये तीनों डॉक्ट्रिन को बहुत अच्छे से करके जाना है। तो देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, अल्ट्रा वायर्स का मतलब बेटा क्या होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं। अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर। अब कंपनी की पावर कहां लिखी होती है? कंपनी की पावर लिखी होती है ऑब्जेक्ट क्लॉज में। अभी हम लोग पढ़ करके आए हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज में। ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा रहता है कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, क्या क्या काम नहीं कर सकती। तो कंपनी ने अगर अपनी पावर के बाहर जाकर के काम किया
तो कंपनी के किए गए काम को बोला जाएगा बियॉन्ड द पावर, यानी कि अल्ट्रा वायर्स। और अगर कोई भी अल्ट्रा वायर्स एक्ट है तो वो पूरी तरीके से वॉइड होगा, यानी कि वॉइड एब इनिशियो होगा। राइट, देखते हैं। Any act done beyond the power of the company as mentioned in its object clause is ultra vires, beyond the power, and hence void. Void ab initio होगा बेटा, void ab initio, right? अब void ab initio मैंने ab initio आगे ऐड क्यों किया, ताकि आपको याद रहे कि void ab initio होता है तो इसमें रेस्टिट्यूशन बेनिफिट नहीं मिलता है। यानी कि अगर हमने कंपनी को कोई भी एडवांस पैसा दिया, कंपनी के साथ में कोई भी वॉइड एग्रीमेंट किया, तो अगर हमने कंपनी को कुछ भी एडवांस दिए हुए हैं, गुड सप्लाई किए हुए हैं, पैसा दिया हुआ है, तो उसको हम क्लेम नहीं कर सकते। और इसी वजह से बोला जाता है कि भाई अगर कोई भी पर्सन कंपनी के साथ में एग्रीमेंट करे तो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पढ़ करके करे। ठीक है, इसका एक केस लॉ है एशबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड का, इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा मॉड्यूल से। अभी जब हम लोग लाइव सेशन में मिलेंगे, अगर केस लॉ ना समझ में आए तो आप मेरे से पूछ लेना, तब उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर फैक्ट बताया गया है, उस केस का एक डिसीजन बताया गया है कि यहाँ पर कंपनी, एक मैन्युफैक्चरर रेलवे कैरिज कंपनी थी, उसने पैसे उधार देने के लिए एक दूसरी कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। अब जब रेलवे कंपनी का काम कंस्ट्रक्शन का था तो वो उधार पैसे कैसे दे सकती है, क्योंकि जो लैंडिंग होती है वो अपने आप में एक अलग एक्टिविटी होती है। तो इस वजह से बोला गया कि भाई अगर रेलवे मैन्युफैक्चर कंपनी है तो वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगी ना, वो लेंट मनी का काम थोड़ी ना करेगी। इस वजह से वहां पर वो एग्रीमेंट वॉइड था, beyond the MOA था। In simple words, the memorandum tells what a company can do and where it can operate. It is the base document of the company like its constitution। आगे देखते हैं। अब देखिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है आउटसाइडर्स के लिए, वैसे ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है इनसाइडर के लिए। इनसाइडर का मतलब क्या हो गया, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी के डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स की पावर क्या होगी, डायरेक्टर्स क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या काम नहीं कर सकते हैं, ये लिखा रहता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। देखो कंपनी क्या काम कर सकती है ये लिखा रहता है मेमोरेंडम में, उस काम को करने का तरीका क्या होगा वो तरीका लिखा रहता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। okay, the article of association are the internal rules and regulation governing the management and administration of the company। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गाइडलाइंस, एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी मैनेजमेंट है वो किस तरीके से काम करेगा ये लिखा रहता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। सेक्शन 2 क्लॉज 5 है इसका, उसमें आर्टिकल बताया गया है। आर्टिकल्स मींस द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और इज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ, सेम बिल्कुल वैसे ही डेफिनेशन है। अगर जरूरत पड़े तो आप आर्टिकल्स को भी चेंज कर सकते हो। In simple words, article of association contains the rules of internal working of the company, such as how directors will be appointed, meetings held, डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड शेयर ट्रांसफर। तो ये सारे के सारे जो तरीके होते हैं, सारे सारे काम करने का तरीका लिखा रहता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। बेसिकली ये रूल बुक है जो कंपनी के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को बताता है। अब इसका पर्पस क्या होता है, पर्पस आर्टिकल का खुद लॉजिक लगाओ। देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में काम करने का तरीका मेंशन होता है। अब देखो कंपनी इकलौता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पैसा कोई और लगाता है यानी कि शेयर होल्डर, काम कोई और करता है यानी कि डायरेक्टर्स। तो अब डायरेक्टर्स के लिए गाइडलाइंस तो होनी चाहिए ना भाई, शेयर होल्डर को पता तो होना चाहिए कि भाई हम लोगों के पैसों को जो आदमी इस्तेमाल कर रहा है उसकी क्या क्या अथॉरिटीज हैं, वो क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या काम नहीं कर सकता, क्या काम करने के लिए वो हमारे पास पूछने के लिए आएगा यानी कि हमसे वोटिंग करवाएगा। तो इसी वजह से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को कंपनी थोड़ा सा सख्त बनाती है, स्ट्रिक्ट नेचर का बनाती है, ताकि ज्यादा फ्रीडम ना मिले डायरेक्टर्स को, क्योंकि कंपनी के असली ओनर तो शेयर होल्डर है, डायरेक्टर ओनर नहीं होते बेटा। डायरेक्टर्स को एजेंट ऑफ कंपनी बोला जाता है। तो डायरेक्टर्स की पावर को रिस्ट्रिक्ट करना यह आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का काम होता है। इस वजह से वही कंपनी अच्छी मानी जाती है जिस कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिस्ट्रिक्टेड नेचर का होता है, यानी कि टफ होता है, हार्ड होता है। देखिए रेगुलेट्स इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, डिफाइंस राइट, ड्यूटीज एंड पावर ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स, helps ensure smooth administration with the company, provides flexibility to change internal rules by special resolution। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो जैसा मैंने बताया, लेकिन उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा।
अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। देखो मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा, अज्यूम करना। नोटिस का मतलब क्या होता है, नॉलेज, यानी अज्यूम द नॉलेज। यानी कि अगर कोई भी आउटसाइडर कंपनी के साथ में कोई भी एग्रीमेंट एंटर कर रहा है तो कंपनी ये एजम्पशन लेकर के चलेगी। ये जो डॉक्ट्रिन है ना, ये कंपनी को फेवर देती है, ये कंपनी के लिए बेटा, ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, ये कंपनी को फेवर करती है। क्या कहती है, ये कहती है कि भाई अगर कोई भी आउटसाइडर कंपनी के साथ में एग्रीमेंट करने के लिए आ रहा है तो कंपनी ऑलरेडी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट इशू कर चुकी है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी ये मान करके चलेगी कि भाई तुम मेरे पास में आ रहे हो एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए, तो तुम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पढ़ करके आ रहे होगे, और अगर तुम पढ़ करके नहीं आ रहे हो तो ये बेवकूफी तुम्हारी है, ये गलती तुम्हारी है, तुमने क्यों नहीं पढ़ा। तो उस सिचुएशन में यहां पर कंस्ट्रक्टिव नोटिस अप्लाई होगा। कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहता है कि भाई कंपनी हमेशा ये एजम्पशन लेकर के चलेगी कि अगर कोई भी आउटसाइडर कंपनी के साथ में एग्रीमेंट कर रहा है तो उसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ लिया होगा, और पढ़ने के बाद में वो हमारे साथ में एग्रीमेंट कर रहा है। हम उसको नहीं बताएंगे कि क्या चीज हमारी पावर में आती है, क्या चीज हमारी पावर में नहीं आती है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ये आपकी ड्यूटी है कि आपने उसको पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, कंपनी एजम्पशन लेकर के चलेगी कि आपने उसको अच्छे से पढ़ भी लिया है और अच्छे से समझ भी लिया है। देखते हैं When a company is registered, its memorandum of association and article of association are filed with the ROC. These documents are public documents and any person dealing with the company presumed to read and understood them. देखो पढ़ भी लिया हो और समझ भी लिया हो। The legal presumption is called the doctrine of constructive notice. इसी presumption को बोला जाता है doctrine of constructive notice. देखिए if the article of company require that any contract above rupees 1 lakh must be signed by 2 directors and the secretary. अब देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें 2 डायरेक्टर और एक कंपनी का सेक्रेटरी साइन करेगा। लेकिन एंड अ पर्सन एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट, अब एक पर्सन ने कंपनी के साथ में एग्रीमेंट में साइन किया, उसमें केवल और केवल एक डायरेक्टर का साइन था। तो ये चीज गलती किसकी है, ये गलती आउटसाइडर की है ना, कि उसको पता होना चाहिए था कि भाई कंपनी के आर्टिकल्स में साफ साफ ये बात लिखी हुई है कि 2 डायरेक्टर और एक सेक्रेटरी साइन करेंगे। तो एक डायरेक्टर कैसे साइन कर रहा है, तो यहां पर कंपनी उसको नहीं बताने वाली है, उसको खुद से पता होना चाहिए। ही कैन नॉट एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको कई बार बताया बेवकूफी की और नेग्लिजेंस की कोई भी रेमेडी नहीं होती है लॉ में। तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है कि भाई अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये फिर आपकी नेग्लिजेंस है और इसकी रेमेडी नहीं होगी, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा सकते अगेंस्ट द कंपनी बिकॉज ही इज प्रिज्यूम टू नो द आर्टिकल्स रिक्वायरमेंट। यहां पर ये मान करके चला जाएगा कि उसको ये बात पता थी कि 2 डायरेक्टर्स और एक सेक्रेटरी के साइन होने चाहिए, तो यहां पर उसने लापरवाही करी है, तो यहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा सकता। अब देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। जैसे कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है वो कंपनी को फेवर करती है, उसी तरीके से जो इंडोर मैनेजमेंट है ये आउटसाइडर को फेवर करता है। ये फॉर आउटसाइडर। अब आउटसाइडर को कैसे करेगा, इंडोर। इंडोर का मतलब क्या हुआ, इंडोर का मतलब हुआ दरवाजे के अंदर। किसके दरवाजे के अंदर, कंपनी के दरवाजे के अंदर। यानी कि आउटसाइडर हमेशा यह मान करके चलेगा कि कंपनी के अंदर यानी कंपनी के दरवाजे के अंदर सब कुछ एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहा होगा। भाई मैं आउटसाइडर हूं, राइट, मैंने मेमोरेंडम और आर्टिकल को पढ़ भी लिया, समझ भी लिया। अब मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए थोड़ा ना बैठा हूं, मेरे पास में तो 10 कंपनी के शेयर्स हैं, मैं 10 कंपनी का मेंबर हूं, तो मैंने कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़े हुए हैं, तो मैं तो यही मान करके चलूंगा कि भाई कंपनी के अंदर सब कुछ एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एज पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चल रहा है। इन्वेस्टर का काम यानी कि आउटसाइडर का काम है केवल उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना और समझना, इन्वेस्टिगेशन करना नहीं काम है। वो ये एजम्पशन लेकर के चलेगा कि कंपनी के अंदर सब कुछ एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहा है। देखिए The doctrine of indoor management is an exception to the doctrine of constructive notice. बिल्कुल इसको आप exception भी बोल सकते हो। It says that outsiders are not required to inquire into the internal management of a company. भाई वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं करेगा। They are entitled to assume
दैट द कंपनीज इंटरनल प्रोसीजर हैव बीन प्रॉपरली फॉलोड। वो ये मान करके चलेगा कि कंपनी के अंदर सब कुछ सही चल रहा है। दिस रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द फेमस केस रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्केंड। इसका भी एक केस लॉ है, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्केंड। इसी के बेसिस पर इसको टर्केंड रूल भी बोला जाता है। देखिए, outsider can trust the company's internal acts and assume everything inside has been done regularly even if there are internal irregularities। तो आउटसाइडर हमेशा ये ट्रस्ट करेगा कि कंपनी के अंदर सब कुछ सही चल रहा है। अगर कुछ इंटरनल इरेगुलरिटीज हैं तो उससे आउटसाइडर को मतलब नहीं है। एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। okay. The article of association company stated that directors could borrow money only if authorized by resolution passed in a general मीटिंग। अब देखो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर्स अगर फंड्स को बोरो करते हैं तो उनको रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। द कंपनी बोरोड मनी विदाउट सच अ रिजोल्यूशन। अब कंपनी ने फंड्स को बोरो तो कर लिया लेकिन रिजोल्यूशन पास नहीं कराया। द लेंडर वॉज अनअवेयर ऑफ दिस इंटरनल इरेगुलरिटीज। अब लेंडर को तो पता नहीं था कि कंपनी में रिजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ। तो यहां पर बोला गया कि हेल्ड इन टर्केंड रूल the lender was protected, he was entitled to assume that the required resolution had been passed। तो बेटा टर्केंड रूल में यही डिसीजन दिया गया था कि लेंडर ये मान करके चलेगा कि कंपनी के अंदर का मामला है, कंपनी के मैनेजमेंट ने रिजोल्यूशन पास करा लिया होगा। अब रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ है तो ये कंपनी का इंटरनल इशू है, राइट। तो ये डॉक्ट्रिन लेंडर यानी कि आउटसाइडर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इस वाले केस को, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्केंड वाले केस को, मैंने जब कंपनी लॉ की क्लास यूट्यूब में डाली हुई है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी, उसमें इस केस को मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। अगर किसी को केस समझ में नहीं आया हो मॉड्यूल से तो वो उस वाली क्लास में जा करके देख सकता है, राइट। तो चलिए, यहां पर आपका कंपनीज एक्ट का रिवीजन हम लोगों का कंप्लीट होता है। कंपनी लॉ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे, मैंने पूरी कोशिश करी है कि सारे के सारे प्रोविजन को फटाफट से आपको एक बार रिवाइज करा दिया है, एक बार गो थ्रू कर लिया है। एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा जितना भी पोर्शन हम लोगों ने आज किया है। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग एलएलपी स्टार्ट करेंगे, एलएलपी के बाद में एनआई। कोशिश करेंगे 2 क्लासेस में, 2 या मैक्स टू मैक्स 3 क्लासेस में आपकी जीएनजी की सीरीज कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग आमने सामने बैठेंगे। आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी आपकी दिक्कत होगी, किसी को राइटिंग में प्रॉब्लम होगी, किसी को क्वेश्चन को समझने, किसी भी तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम हो तो फिर आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करिएगा। हम लोग उस प्रॉब्लम को बिल्कुल रिजॉल्व करेंगे। एग्जाम में जाने से पहले मेरा मन है कि आपको पूरी की पूरी अच्छे से तैयारी करा करके भेजा जाओ। मेरे से जितना भी बन पाएगा मैं करने के लिए तैयार हूं। बस आप अपनी प्रॉब्लम बताओ, मैं 100% कोशिश करूंगा, अपने 100% एफर्ट दूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।